बेटी बहू का एक रात वृद्धाश्रम में। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बेटी बहू का एक रात वृद्धाश्रम में। बुढ़िया घर में बैठे बैठे पूरा दिन खांसती रहती है। मैं तो इसके खांसने से तंग आ गई हूँ। इसकी खांसी का इतना इलाज करा दिया, फिर भी रात भर खांस के मुझे सुकून से सोने भी नहीं देती है। कितनी बार करण से कहा है कि यह बुढ़िया अब मुझसे झेली नहीं जाती, इसको किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ आते हो। लेकिन मेरी बात सुनकर करण के कान पे चू तक नहीं रेंगती है। आज जाने दो करण को ऑफिस से। इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम भेज कर ही रहूंगी। तभी कमरे में बैठी हुई मालती जी बहू को आवाज़ देती हुई कहती है, बहू गर्म काढ़ा बना दो, रात भर से बहुत खांसी हो रही है। अब तो लग रहा है कि काढ़ा पीने से ही आराम मिलेगा। हाँ, इस काढ़े को पीने से तुम्हें तो आराम मिल जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं कब तुमसे आराम मिलेगा, जब छुटकारा मिलेगा तुमसे। बहू बड़बड़ाते हुए रसोई में गई और काढ़ा बनाने के लिए गैस में पानी चढ़ा देती है। बड़बड़ाए हुए बहू काढ़ा बनाकर मालती जी के सामने पटक जाती है। यह लो, पी लो काढ़ा और दरवाजे के बाहर नीम के चबूतरे पे जाकर बैठ जाओ, ताकि तुम्हारी खांसी की आवाज़ अब मेरे कानों में न चुभे। रात भर से सुन सुनकर मेरे कानों में दर्द होने लगा है। अब पूरा दिन नीम के पेड़ के नीचे ही बैठना। अगर तुम्हारी खांसी आज ठीक ना हुई तो तुम्हारी चारपाई भी हम नीम के पेड़ के नीचे ही डलवा देंगे। तुम्हें क्या आराम से दिन भर नींद ले लेती हो? मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तुम्हारी वजह से ठीक से सो नहीं पाती। क्या करे बहू, अब खांसी और हारी बीमारी अपने हाथ की तो नहीं है। मेरे हाथ का होता तो मैं बिल्कुल भी ना खांसती और खुद को कभी बीमार ना होने देती। रात में इतनी तेज खांसी हो रही थी बहू, तुम्हारी और बेटी की नींद न खुल जाए, इसलिए मैंने अपनी कमरे की खिड़की दरवाजे खूब अच्छी तरह से बंद कर लिए थे कि कमरे की खांसी की आवाज़ बाहर न जाए। कमरे की खिड़की दरवाजे बंद करने की कुछ नहीं होगा माँ जी। कितनी बार कहा है वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगो, उधर तुम्हारे जैसे बुढ़े ही रहते हैं तो उन लोगों को तुमसे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन तुम और तुम्हारा बेटा वृद्धाश्रम के नाम से ऐसे चिढ़ाते हो जैसे मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए लिख दी हो ना। तुम वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हो, न ही तुम्हारा बेटा तुम्हें भेजने के लिए तैयार है। मैं तुम दोनों माँ बेटे से परेशान हो गई हूँ। बहू की किटकिट शुरू हो गई थी जो शाम तक बंद नहीं होगी। मालती जी काढ़े का कटोरा उठाकर बाहर चबूतरे पे नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और तब तक घर के अंदर नहीं गई जब तक शाम को उनका बेटा नहीं आ गया। जैसे करण ऑफिस से वापस आया और अपनी माँ को चबूतरे में बैठा हुआ देखा तो बोला, माँ आप इधर धूप में बाहर चबूतरे पे क्यों बैठी हो? अंदर पंखे में जाकर क्यों नहीं बैठ जाती? और फिर शहरों में लोग ऐसे बाहर चबूतरे पे नहीं बैठते हैं। घर के अंदर चलो, आज आपको एक खुशखबरी देनी है। क्या खुशखबरी है बेटा? वो तो अंदर चलकर ही सुनाऊंगा। किरण माँ का हाथ पकड़ के अंदर ले आया और माँ बेटे को इस तरह से आता हुआ देखकर प्रीति फिर से भड़कते हुए कहने लगी, करण आज तो तुम्हें फैसला करना होगा, या तो तुम्हारी माँ रहेगी इस घर में या फिर मैं रहूंगी। मैंने तुमसे कह कर थक गई हूँ कि अपनी माँ का वृद्धाश्रम भेज दो, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं हो। लेकिन आज तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा। प्रीति, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हमारा घर इतना बड़ा है, माँ एक कमरे में रहती है तो तुम्हें माँ से क्या समस्या है? बस 2 वक्त की रोटी ही तो देनी होती है। उनको गांव में वापस नहीं भेज सकता। अब गांव में उनका कोई नहीं है। मैं इकलौता बेटा हूँ और आज मैं अपनी माँ का साथ छोड़ दूंगा तो बुढ़ापे पे वो कहाँ जाएगी? तभी तो कह रही हूँ कि बूढ़े लोगों के लिए शहरों में वृद्धाश्रम भी बने होते हैं। वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज देती हो? गांव भेजने के लिए किसने कहा है? नहीं प्रीति, एक ही शहर में रहते हुए मैं माँ को वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा, अपने पास ही रखूंगा। मालती जी को बेटी बहू का इस तरह से आपस में लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और खासकर उनकी वजह से
जब बहू बेटी आपस में झगड़ते थे तो उन्हें बड़ा ही बुरा लगता था। कभी कभी तो लगता था कि मैं वृद्धाश्रम ही चली जाऊँ तो ही अच्छा है, कम से कम बहू बेटे के साथ तो अच्छे से व्यवहार करेगी। मेरी वजह से वो बेटे को भी सुनाती रहती है, लड़ती झगड़ती रहती है, कम से कम बहू बेटी में झगड़ा तो नहीं होगा। यही सोचकर मालती जी अपने बेटे से कहती है, बेटा तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आपस में प्रेम से रहो। कभी कभार मुझसे आकर मिल लिया करोगे। कैसी बातें कर रही हो माँ, यह मुझसे नहीं होगा कि मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आऊँ। अब दोबारा मुझसे ऐसी बात मत करना। बेटे की बात सुनकर मालती जी शांत हो जाती है। थोड़ी देर में सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे होते हैं तो मालती जी माहौल को हल्का करते हुए कहती है, अरे बेटा तुम बता रहे थे कि कोई खुशखबरी है, बातों बातों में भूल ही गए, खुशखबरी सुना रहा। अरे हाँ माँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरा प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र हो गया है। अब हम सब लोग मुंबई चलेंगे। आपको तो पता है मुझे बचपन से ही मुंबई जाने का कितना शौक़ था। आज मेरी कंपनी ने मुझे जॉब करने के लिए मुंबई बुला लिया है। अब हम सब मुंबई में जाकर रहेंगे। माँ, तुम्हें समुंदर देखने का कितना शौक़ था, मुंबई का समुंदर भी दिखाऊंगा। प्रीति, तुम्हें मुंबई का माया नगरी देखनी थी ना, अमिताभ बच्चन का घर देखना था, सब कुछ दिखाऊंगा। ट्रांसफ़र की बात सुनकर घर का माहौल कुछ अच्छा होता है और प्रीति कहती, यह तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन माँ को साथ ले जाने की बात सुनकर उसका मुंह बन गया। कुछ ही दिनों में सबके जाने की तैयारी होने लगी। महीने भर पहले करण एक फ्लैट भी पसंद कर आया था जो 3 कमरों का था। फ्लैट उसने अपनी पूरी फैमिली के हिसाब से ही खरीदा था, जिसमें माँ के लिए भी एक कमरा था। सारी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन अब जाने की तैयारी होने लगी तो प्रीति ने मुंबई जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वो बैग लगाकर मायके जा रही है, तुम अपनी माँ को लेकर मुंबई चले जाओ। वैसे भी बहुत दिनों से मेरी माँ से बात नहीं हुई है, 1 महीने होने को है। पहले माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें देखने भी नहीं गई थी। उसके बाद मेरी फ़ोन पर बात भी नहीं हो पाई। 1-2 बार भाभी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि माँ पार्क में घूमने गई और वैसे भी तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ जा रही है, तो तुम्हें मेरे साथ की क्या ज़रूरत है, ले जाओ अपनी माँ को। और अपने साथ बहू को देखकर मालती जी समझ जाती है कि मेरी मुंबई जाने की वजह से वो नाराज़ है, इधर जाकर भी वो उसी तरह से नाराज़ रहेंगे और दोनों में बहुत झगड़े होंगे। इसलिए अपने बेटे से कहती है, बेटा तुम दोनों मुंबई चले जाओ, मैं इसी घर में बनी रहूँगी, यह भी तो अपना घर है, इसकी देखभाल करती रहूँगी। माँ, इतने बड़े घर में अकेले कैसी रहोगी और कोई आपकी देखभाल के लिए भी तो नहीं है। बेटी की बात का मालती जी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अक्सर उनकी तबीयत खराब रहती थी। अगर वो बीमार हो गए जाए तो उनकी देखभाल कौन करेगा। बड़ी ही सोच समझकर मालती जी कहती है, बेटा इस बार मना मत करना, मुझे वृद्धाश्रम जाने में कोई परेशानी नहीं है। वैसे अपने बच्चे को छोड़कर दूसरी जगह रहना मेरे लिए आसान तो नहीं है, लेकिन बच्चों की भलाई के लिए ही मुझे यह सब करना पड़ेगा। अब मेरी उम्र भी कितनी बची है, जो भी है वृद्धाश्रम में जाकर गुजार लूँगी। तुम लोगों की अभी ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी रहो, मेरी वजह से झगड़ा मत करो। मालती जी के बहुत मनाने के बाद करण उसको वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसका मन अभी भी अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मालती जी की बात सुनकर वो बहू प्रीति खुश हो जाती और कहती है, सुनो जी, अब चिंता मत करो, मैंने वृद्धाश्रम वालों से बात कर ली है। बहुत सी बूढ़ी औरतें वृद्धाश्रम में रहती हैं। अभी महीने भर पहले 2 बूढ़ी औरतें आई हैं। धीरे धीरे सबका मन लग जाता है। मैंने सब कुछ पता कर लिया है। दूसरे दिन खुशी खुशी प्रीति अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी करने लगे। करण, मैंने माँ का सारा सामान 2 बैग में पैक कर दिया है, चलो आज ही हम उनको वृद्धाश्रम छोड़ कर आएंगे। शाम को हमारी मुंबई जाने की फ़्लाइट है, फिर बेफिक्र होकर अपनी फ़्लाइट से मुंबई पहुंच जाएंगे। प्रीति खुशी के मारे चहक रही थी, लेकिन करण बहुत ही उदास था। उसकी
मुंबई जाने की खुशी एकदम से छूमंतर हो गई थी। शहर के जाने वाले दीनदयाल वृद्ध आश्रम में पहुंचकर प्रीति मैनेजर साहब से कहती है, मैनेजर साहब, मैं अपनी सासू माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आई हूँ। यह रहा उनका सारा सामान और जो भी फॉर्मेलिटी है हम जल्दी से पूरी कर देते हैं। बताओ हमें क्या करना है। पास के ही बेंच में करण और उसकी माँ मालती जी बैठी हुई है। वृद्धाश्रम की सारी फॉर्मेलिटी प्रीति ही पूरी कर रही है, क्योंकि करण की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह वृद्धाश्रम के मैनेजर से जाकर अपनी माँ को छोड़ने के बारे में बात करे। प्रीति की बात सुनकर मैनेजर साहब कहते हैं, मैडम जी, आज हमारे वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग दादाजी की मृत्यु हो गई है। हम सभी उसी में व्यस्त थे, तो आज हम कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर सकते। ऐसे कैसे फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर सकते? प्रीति ने नाराज होते हुए कहा, देखिए सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि दोबारा माँ को इधर लेकर आ सको, इसलिए जितनी भी फॉर्मेलिटी है आज ही पूरी कर लीजिए। मैं बार बार उनको वृद्धाश्रम लेकर नहीं आ सकती हूँ। अरे मैडम जी, मैंने कहा ना कि हम सभी को बुजुर्ग दादाजी को शमशान घाट लेकर जाना है, क्योंकि उनके बच्चे इंडिया में नहीं हैं, अमेरिका में हैं और वो लोग भी नहीं आ सकते, इसलिए उनके अंतिम संस्कार का सारा काम हमें ही करना होगा। तो क्या आपके वृद्धाश्रम में सिर्फ आप ही अकेली है? इतने सारे लोग तो हैं, वो चले जाएंगे और आपका काम ने लोगों को अपने वृद्धाश्रम में भर्ती करना है, तो वह कीजिए। नहीं मैडम जी, पहले ही उनके बच्चे उनके अंतिम संस्कार में नहीं आ रहे हैं, हम भी ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप 1-2 दिन बाद माता जी को लेकर आइएगा। इस बात पर प्रीति तिलमिला जाती है और कहती, आप समझते क्यों नहीं है? हमारी कुछ मजबूरी, हम लोगों को मुंबई जाना है, आज शाम की ही फ्लाइट है, सारी तैयारी जारी हो गई है। आज मेरी स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। प्रीति के बार बार बहस करने पर मैनेजर साहब कहते हैं, आप 2-3 घंटे इंतज़ार कीजिए, जब तक हमसे उधर से वापस आएंगे उसके बाद ही कुछ करेंगे। इतना कहकर मैनेजर साहब चले जाते हैं और उन दोनों को वेटिंग रूम में बैठने के लिए कहा जाते हैं। प्रीति के अग्रस्त स्वभाव को देखकर मालती जी और उसका बेटा दोनों ही हैरान हैं। 1 घंटे बाद अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी। ओहो करण, इस बारिश को भी आज ही होना था, आज रुक नहीं सकती थी क्या? कल हो जाती, जितनी भी होनी थी। अब बताओ, 1-2 हम पहले ही इस वृद्धाश्रम के मैनेजर की वजह से लेट हो गए हैं, दूसरी यह बारिश भी होने लगी है। भगवान करे बारिश जल्दी से बंद हो जाए, उसके बाद हम फटाफट सामान लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ेंगे। करण चुपचाप सब कुछ सुन रहा है। 2 घंटे बाद मैनेजर साहब दादाजी का सारा क्रिया करके वापस आ गए तो प्रीति खुश होते हुए बोली, अरे मैनेजर साहब, आप तो बड़े जल्दी आ गए। हाँ मैडम जी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, इसलिए सब कुछ जल्दी करना पड़ा। और वैसे भी न्यूज़ में आ रही है कि 2 दिन तक भारी बारिश होगी। पूरे शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जगह जगह चौराहे पे पानी भर गया है, आने जाने की व्यवस्थाएं ठप हो गई है। बड़ी मुश्किल से हम निकल कर आए हैं। करण, इतनी तेज बारिश हो रही है, जब तक हम जाएंगे भगवान करे बारिश बंद हो जाए और हमारे एयरपोर्ट वाले रोड का पानी भी निकल जाए, वरना हम कैसे पहुंचेंगे? चली प्रीति वृद्धाश्रम की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देती है। मालती जी को एक कमरा भी मिल जाता है। मैनेजर साहब अपने वृद्धाश्रम के एक व्यक्ति से कहते हैं, माता जी को वृद्धाश्रम के 5 नंबर कमरे में ले जाइए। आप लोग भी चाहे तो उसके साथ कमरे में बैठ सकते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से आप लोग अपने घर नहीं जा सकते। हाँ चलो, मैं आपके साथ कमरे में बैठ लेता हूँ, थोड़ा बहुत समय आपके साथ और बिताने को मिल जाएगा। उदास मन से करण ने माँ को कहा। बेटे की आंखों के आंसू माँ को स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, लेकिन प्रीति की आंखों पर अकेले रहने की और आज़ादी की पट्टी बंधी हुई थी, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माँ का हाथ पकड़कर करण कमरे में गया। कमरे में एक तख्त पड़ा था, चद्दर तो झाड़ कर कहता है, आओ माँ, इस पर बैठो। इधर प्रीति अपनी माँ को फ़ोन मिलाने की कोशिश करती है।
कि मुंबई जाने से पहले एक बार माँ से बात हो जाए। तो उसकी भाभी फ़ोन उठाती है और वही जवाब देती है कि माँ तो मंदिर गई है। बारिश तेज होने लगी तो अभी तक वापस नहीं आई। माँ का हाथ पकड़कर करण कहता है, माँ इतने छोटे से कमरे में आप कैसे रहोगे? कैसे मन लगेगा बेटा? मन लगना तो बहुत मुश्किल है, बस बच्चे कुछ दिन काटने हैं काट लूँगी, पर तुम दोनों खुश रहो। इतना कहकर माँ गले लगकर फूट फूट के रोने लगते हैं। बड़े ही भावुक दृश्य है। बचपन में आपकी साड़ी के पल्लू को पकड़ कर चलता था, आज उसी को छोड़कर जा रहा हूँ। अपनी मुट्ठी में माता जी के पल्लू को पकड़ के लेता है और कहता है, माँ मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है आपको इधर अकेले छोड़ने की। अगर प्रीति को मुझे छोड़ना जाना है तो चली जाए, लेकिन मैं आपको इधर नहीं छोड़ूंगा। मैंने कभी भी प्रीति की जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ाया है, लेकिन उसने जब कहा है, जो कहा है, मैंने हर ज़रूरी पूरी की है। मेरी तरफ से उसके लिए कोई कमी नहीं रही है। हर एक इच्छा उसकी पूरी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसे आपसे क्या समस्या है। लेकिन अब बहुत हो गया। जब वो मेरी बात माँ के लिए एडजस्ट नहीं कर सकी तो मुझे भी उसके साथ नहीं रहना। गुस्से में बड़बड़ाता हुआ करण वृद्ध आश्रम के कमरे से बाहर निकलता है। वृद्ध आश्रम के प्रांगण में एक तरफ भीड़ लगी हुई थी। करण भी उस तरफ चल पड़ता है। शोर शराबे को सुनकर प्रीति भी फोन को रख देती है और वीड की तरफ बढ़ती है। वर में खड़ा हुआ एक व्यक्ति कहता है, माता जी ने 4 दिनों से खाना नहीं खाया है, जिसकी वजह से चक्कर खा के गिर पड़ी है। हाँ, इन माता जी को आए हुए पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन 1 महीने से ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब उन्होंने भरपेट खाना खाया हो। बस अपने घर को और अपने नाती पोतों को याद करते रहती है। हम सब ने कितना समझाया, लेकिन फिर भी इधर इनका मन ही नहीं लगता। बेचारे का पैर तो पहले से ही जख्मी था, खाना न खाने की वजह से सूख कर जर्जर हो गई है। अरे वही पानी लाओ। माता जी के पर पानी के छींटे मारते हैं, करण आवाज़ देता हुआ कहता है। तभी एक व्यक्ति पानी लाता है और जैसे ही माता जी के चेहरे पे पानी के छींटे मारता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पास में खड़ी हुई प्रीति की चीख निकल जाती है, माँ तुम इधर कैसे आए? माँ तुम्हें क्या हुआ? माँ को ज़मीन पे इस तरह से अचेत पड़ा हुआ देखकर प्रीति तहारी मार मार कर रोने लगी। प्रीति के रोने की आवाज़ सुनकर मालती जी अपने कमरे में से निकलकर बाहर आ गई और सामने ज़मीन पे अपने समधन को बेहोश देखकर उसके भी होश उड़ गए। करण जल्दी से नीलू को उठाकर पास के एक तख्त पर लिटा देता है। प्रीति रो रो कर मैनेजर साहब से पूछती है, मैनेजर साहब मेरी माँ इधर कब से रह रही है और इसको छोड़ने के लिए कौन आया है? मैडम जी यह आपकी माँ है। हाँ यह मेरी माँ है मैडम जी। मुझे यह तो नहीं पता कि इन्हें कौन छोड़ने आया है, लेकिन जो भी इन्हें छोड़कर गया है वो इन्हें सुबह 4 बजे वृद्ध आश्रम के दरवाजे के बाहर छोड़ गया था। उसके पैर में भी बहुत तेज चोट लगी हुई थी, दर्द से कर्रा रही थी। जब मैं सुबह टहलने के लिए जागा तो बाहर माता जी के कराने की आवाज़ सुनी। फटाफट अस्पताल लेकर गया, जहां माता जी का इलाज करवाया। प्रीति के माँ को होश आ गया है। जल्दी से इधर आओ। प्रीति भागकर माँ के पास आती है। माँ को गले लगकर फूट फूट के रोने लगती है। जब नीलू जी अपनी बेटी को अपने सामने देखती है तो वो भी गले लगाकर खूब रोती है, क्योंकि महीने भर से उसकी अपनी बेटी से बात नहीं हुई थी। प्रीति माँ को कमरे में ले जाती है, कुछ खिलाती पिलाती है। सामने उसके साथ मालती जी और करण में बैठा हुआ है। माँ को इस हाल में देखकर प्रीति के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है। कुछ देर पहले तो प्रीति अपनी सास को वृद्धाश्रम छोड़कर झाँक रही थी, अभी अपनी माँ को वृद्धाश्रम में देखकर दुखी है। उसे नहीं जाता है। माँ से कुछ पूछती है, माँ आप इधर कैसे आए? कुछ देर तक नीलू जी शांत रहती है, फिर अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, मेरी किस्मत खराब थी बेटा, जो मेरे बेटे बहू ऐसे निकल गए। बहू तो पहले से मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहती थी, लेकिन मैं घर के काम धाम करती थी, बर्तन झाड़ू पोछा बच्चों को संभालने का सारा काम मैं ही करती थी।
इसी वजह से बेटे ने मुझे वृद्धाश्रम नहीं भेजा था। लेकिन एक दिन अचानक से मैं वॉशरूम में फिसल कर गिर गई, जिसकी वजह से मेरे पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई। पैर सूज भी गया था, जिसकी वजह से मैं घर के कोई काम धाम नहीं कर पा रही थी। ऊपर से बहू को मेरे लिए खाना बना कर देना पड़ रहा था, जो उसे बहुत भारी पड़ता था। 2 दिन तक बहू बेटी ने मुझे ठीक से खाना नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक टाइम ही खाना दिया। जब मैंने उनसे दोनों टाइम के लिए खाना मांगा तो बहू बेटी ने मुझे एक दिन सुबह 4 बजे वृद्धाश्रम के बाहर छोड़कर चले गए। मुझे लगा मैं रात भर दर्द से परेशान हूँ। बेटी बहू मुझे डॉक्टर के पास दिखाने ले जा रहे हैं, लेकिन वो तो मुझे लाकर इधर छोड़ गए। जब सुबह देखा तो समझ में आया कि बहू बेटी मुझे डॉक्टर के पास नहीं बल्कि वृद्धाश्रम में छोड़ कर गए हैं। बेटा, आपको ऐसा लगता है कि जी कर क्या करेंगे, मर ही जाए तो अच्छा है। ना तो अब खाने पीने का मन करता है, न जीने का मन करता है। ऐसी ज़िंदगी से जो भली मौत है। माँ के मुंह पर हाथ रखते हुए प्रीति कहती, खबरदार माँ, जो आपने दोबारा अपने मरने की बात की। अरे क्या हो गया, आपकी बेटी बहू खराब है तो मैं अभी भाभी को फ़ोन करके बताती हूँ कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को वृद्धाश्रम भेजने की। मैंने कितनी बार फ़ोन किया, हर बार भाभी झूठ बोलकर बहाना बना देती थी कि माँ मंदिर गई है या पार्क गई है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उसके गही घर से निकालने की और मुझसे इस बात को छुपाने की। तभी नीलू का ध्यान मालती जी और की तरफ जाता है और वो पूछती है, समधन जी आप इधर क्या कर रही हैं और आप तीनों इधर अचानक से कैसे आए? कैसे पता चला कि मैं इस वृद्धाश्रम में हूँ? लगता है आप लोग मुझे लेने आए हैं। माँ के इस सवाल को सुनकर प्रीति चकमका गई, क्योंकि उसकी माँ के साथ जो भाभीयों ने किया है वो भी तो अपनी सास के साथ वही कर रही है। फिर किस मुँह से अपनी भाभी को वो चार सुनाएगी? माँ को बहाने बनाते हुए कहती, माँ हाँ मुझे पता था कि आप इस वृद्धाश्रम में हो, इसलिए मैं माँ को और करण के साथ आपको लेने आई हूँ। करण को प्रीति का झूठ सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, नहीं माँ, प्रीति झूठ बोल रही है। उसे तो पता भी नहीं था कि आप कहाँ हो, बल्कि प्रीति मेरी माँ को इस वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए आई है। उसने मुझे धमकी दी है, अगर तुम माँ को वृद्धाश्रम ही छोड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। माँ ने भी अपनी कसम देकर उन्होंने वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए कहा दिया था। भारी मन से मैं उसे वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए आया हूँ। गुस्से में करण कहता है, प्रीति माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने की सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी हो गई है। जल्दी चलो, बारिश भी बंद हो गई और हमारी फ़्लाइट का समय भी हो गया है। अगर हम समय से नहीं पहुँचे तो फ़्लाइट मिस हो जाएगी। करण की बात सुनकर प्रीति कहती, कैसी बातें कर रही हो करण, हम इस हाल में माँ को छोड़कर मैं मुंबई नहीं जा सकती। क्यों प्रीति, थोड़ी देर पहले तो तुम मेरी माँ को वृद्धाश्रम के लिए मैनेजर साहब से लड़ी जा रही थी। अब मेरी माँ की बात थी तो तुम उन्हें किसी भी हाल में वृद्धाश्रम छोड़ना चाहती थी। तुम्हारी माँ की बात आई तो तुम्हारा मुंबई जाने का मन नहीं करता है। अब मेरी माँ का वृद्धाश्रम में रह सकती है तो तुम्हारी माँ वृद्धाश्रम में क्यों नहीं रह सकती? प्रीति के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने जो अपने माँ के साथ किया था, आज भगवान ने उसकी माँ को वृद्धाश्रम में दिखाकर उसे ऐसा तमाचा मारा है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। यह सब सुनकर नीलू जी अपनी बेटी के गाल पे दो जोरदार थप्पड़ लगाती और कहती है, तू किस मुंह से अपनी भाभी को फ़ोन करने वाली थी? तू भी तो वही कर रही थी जो तेरे भाई और भाभी ने किया है। मेरे तो दोनों ही बच्चे निकम्मे और नालायक निकल गए। समधन जी, कम से कम आपका बेटा तो अच्छा है। मेरे तो बेटी और बेटी दोनों ही स्वार्थी निकले। दूसरी तरफ करण भी अपनी पत्नी को छोड़ने का मन पहले ही बना चुका था, लेकिन अब उसने प्रीति को अपनी माँ के लिए परेशान होते देखा तो उसे सबक सिखाने का सोचा, क्योंकि आज जो दर्द प्रीति को अपनी माँ को देखकर हो रहा था
उस दर्द से वो कितने दिनों में गुजर रहा था। न चाहते हुए भी उसे माँ को वृद्धाश्रम में भेजना पड़ा। इसलिए वो गुस्से में प्रीति का हाथ पकड़कर कहता है, चलो प्रीति, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। अब इन दोनों बुढ़ियों को वृद्धाश्रम में ही रहने देती है। प्रीति हाथ छुड़ाकर कुर्सी पर जाकर रोने लगती है और कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपनी सासू माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए आई, और मुझे यह पता भी नहीं चला कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। लेकिन आज जब अपनी माँ को वृद्धाश्रम में देखा तो समझ आया कि मैं बहुत स्वार्थी थी, इसलिए किस्मत ने मुझे ऐसा जोरदार तमाचा मारा है कि अब मैं कुछ भी कहने के लायक नहीं बची हूँ। रोती हुई अपनी सास मालती जी के पास जाती और कहती है, मुझे माफ़ कर दो माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अब आपके साथ जो करने जा रही हूँ वह कभी मेरी माँ के साथ भी हो सकता है। लेकिन ऊपर वाले ने मुझे ऐसा सबक सिखाया है कि मैं कुछ कहने लायक ही नहीं बची हूँ। अब बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, मुझे एक मौका दो। तो करण कहता, आज जब अपनी माँ पर मुसीबत देखी तो तुम्हें गलती का एहसास हुआ। इतने दिनों से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम समझ ही नहीं रही हो। अब तुम क्या सब कुछ ठीक करोगे? मैं चाहती हूँ दोनों माँ को लेकर मैं साथ ही रहूँ। वैसे भी अपने मुंबई के 3 रूम का घर लिया है। एक रूम में माँ जी और मेरी माँ बनी रहेगी। मैं दोनों की अच्छे से देखभाल कर लूँगी। प्लीज़ करण, मेरी बात मानो, जाओ, मुझे माफ़ कर दो और मुंबई हम कुछ दिनों बाद चलेंगे, सब लोग साथ चलेंगे। मैं अभी तुम्हारी माँ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी, कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगी, बस एक बार मुझे मौका दे दो। तो करण कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे तो मैं तुम्हें यह मौका देता हूँ। आज प्रीति पश्चाताप के आँख में चल रही थी और अपनी सासू माँ से आँख भी नहीं मिला पा रही थी। करण अपनी माँ और सासू माँ के पास जाता है तो उनका हाथ पकड़ के कहता है, आप दोनों घर चलो, वृद्धाश्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है, और दोनों को घर ले जाता है। इधर प्रीति भी दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है क्योंकि ऊपर वाले ने उसे ऐसा जोरदार सबक सिखाया है जिसे वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। आज प्रीति को अपनी माँ और सासू माँ की सेवा करते हुए 6 महीने गुजर गए, लेकिन वो वृद्धाश्रम के उस अनुभव को अभी तक नहीं भूल पा रही है जो उसने 6 महीने पहले महसूस किया था। जब भी वृद्धाश्रम के उस अनुभव को वह याद करती है तो वो पश्चाताप के गलाने में चलने लगती है। तो दोस्तों, हमें कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग तो बुढ़ापे में अपने बच्चों को, नाती पोतों को के साथ ही रहने में अच्छा लगता है, उन्हें उनसे दूर नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने समय पे अति करते हैं तो भगवान हमें ऐसा तमाचा मारता है जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तो जो आईना हमें भगवान नहीं दिखा सकता है वो आईना हमें भगवान दिखा देता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।